लास्ट वीडियो में हमने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को देखा था कि हम किस तरह चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते हैं। इस वीडियो में हम कुछ एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके हम सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को सॉल्व करेंगे। इस चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के वीडियो लेक्चर को देखने से पहले लीनियर कॉन्ग्रुएंस के लेक्चर को ज़रूर देखिए ताकि कंटिन्यूटी के साथ आप चीज़ों को समझ लें। मॉड्यूलर अर्थमेटिक और या फिर कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन एंड टॉपिक ऑफ द नंबर थ्योरी। और हमारी मुसलसल पिछली वीडियोस में कॉन्ग्रुएंसेस और मॉड्यूलस पर बात हुई है। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम जो है उसी तमाम रिलेशन को यूज़ करके आपको सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को सॉल्व करके देते हैं। बेसिक स्टेटमेंट जो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का है, ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस है जिसमें ए आई लाइक रिमाइंडर है और एम आई लाइक मॉड्यूली है। मॉड्यूली मतलब प्लूरल ऑफ मॉड्यूलस। अच्छा, आई रेंज करेगा जितने नंबर ऑफ सिस्टम होंगे, 3 अगर सिस्टम होंगे आई 1 to 3 होगा, 2 सिस्टम होंगे आई 1 to 2 होगा। तो हमें एक ऐसा सोल्यूशन फाइंड आउट करना है जो कि तमाम के तमाम सिस्टम के लिए यूनिक सोल्यूशन हो और तमाम के तमाम मॉड्यूली जो हैं वो पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम हो। अगर ऐसा कोई सिस्टम हम सॉल्व कर लें जो कि यूनिक सोल्यूशन दें जिसके मुताबिक तमाम के तमाम मॉड्यूली जो कि रिलेटिवली प्राइम हो, पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम हो, इन दैट केस ये थ्योरम आपको स्टेट करता है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में। तो इस पे कुछ एक प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। इन प्रॉब्लम्स में सबसे पहले ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को करने से पहले कुछ एक स्टेप्स आपने याद रखने हैं। फर्स्ट फाइंड कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या होगा? चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम जिसे हम CRT कहते हैं। इन शॉर्ट अब मैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की जगह CRT यूज़ करूँगा। CRT मीन चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम या CRT को यूज़ करने के लिए सबसे पहले स्टेप में हमें जितने भी मॉड्यूलस गिवन होते हैं, मॉड्यूली, उनका प्रोडक्ट निकालना होता है। उसके प्रोडक्ट की वैल्यू को कैपिटल एम कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये देखना होता है कि क्या मॉड्यूली और ईच एम आई ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है। अगर ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है सो मेक, अगर ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है सो मेक एम आई वाई आई इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो एम आई। सो इस रिलेशन को मेक करना है, बनाना है। देन नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा थर्ड स्टेप में, सच दैट हैज़ यूनिक सोल्यूशन वाई आई। ये आपको एक यूनिक सोल्यूशन देगा जिसे आप वाई आई कहेंगे। आई की वैल्यू रेंज करेगी 1 से लेके के तक। फर्स्ट सिस्टम के लिए आई 1 होगा तो ये M1 Y1 और M1 हो जाएगा, स्मॉल M1। सेकेंड सिस्टम के लिए M2 Y2 M2 मॉड M2 हो जाएगा। इसी तरह एंड सो ऑन चलता रहेगा। कैपिटल एम आई को आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे? कैपिटल एम आई इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई एम आई। एम आप ये जानते हैं प्रोडक्ट के इक्वल, तो इस प्रोडक्ट को डिवाइड करना है ईच एम आई से और आपने कैपिटल एम आई को फाइंड आउट कर लेना है। अच्छा, वाई आई क्या होगा? वाई आई इन्वर्स होगा। इन्वर्स निकालना हमने लास्ट वीडियो इन्वर्स निकालना जो हमने सीखा है इसी वीडियो के प्रीवियस में। इन्वर्स एक तो डायरेक्टली निकालते हैं, अगर नंबर छोटे हों आपके पास कॉन्ग्रुएंस में तो हम डायरेक्टली इन्वर्स निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बिग नंबर्स की बात होती है तो वहाँ पे इन्वर्स निकालने के लिए यूक्लिडियन एल्गोरिथम और बेजोइड कोफिशिएंट को हम यूज़ करते हैं, जो कि हमने बात की है। एट द एंड जो सोल्यूशन फाइंड आउट होता है वो x इज इक्वल टू M1 Y1 प्लस M2 Y2 एंड अप टू M के Y के विद A के। इन तमाम प्रोडक्ट का सम जो है ये आपको क्या देगा? ये x दे देगा और x एक यूनिक सोल्यूशन होगा जो कि तमाम के तमाम कॉन्ग्रुएंस रिलेशन को जो कि सिस्टम में मौजूद है उनको सेटिस्फाई करेगा। और एट द एंड इस वैल्यू को हम कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो कैपिटल M की फॉर्म में रखेंगे। कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो कैपिटल M, चूँकि चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसमें यूनिक सोल्यूशन कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो कैपिटल M के इक्वल है। तो कैपिटल M आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल मॉड्यूली के इक्वल है। जो मेनली तौर पे बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले तो देखना है कि क्या CRT अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। CRT अप्लाई करने के लिए सिस्टम में जो तमाम के तमाम मॉड्यूली हैं उनका रिलेटिवली प्राइम होना ज़रूरी है, पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम होना ज़रूरी है। अगर सिस्टम के तमाम मॉड्यूलस जो प्लूरल है, अगर वो रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे
तो फिर हम मज़ीद उसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, वो सॉल्वेबल नहीं होंगे CRT से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक करना है तमाम मॉड्यूली रिलेटिवली प्राइम है या नहीं। देन उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद फिर आपने इन तमाम स्टेप्स को अप्लाई करके CRT के तहत सिस्टम को सॉल्व करना है। सपोज दैट ये आपके पास एक प्रॉब्लम है और कह रहे हैं यूजिंग द CRT चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व सुन त्सु पजल। सुन त्सु पजल, सुन त्सु के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये चाइनीज़ मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस को एक तरह से इंट्रोड्यूस किया था, और इसकी स्टेटमेंट हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखी थी। तो ये एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 5 एंड एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 7। इस सिस्टम को हमें सॉल्व करना है यूजिंग CRT। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप, सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है या नहीं। मॉड्यूली क्या क्या है, 3 है, 5 है, 7 है। सो द मॉड्यूली आर M1 इज 3, M2 इज 5 एंड M3 इज 7। अच्छा, 3 रिलेशन है कॉन्ग्रुएंस के, 3 लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस, जिसका मतलब I की वैल्यू 1 से लेके 3 तक होगी। ये बात यहाँ से नोट डाउन होगी। अभी चेक करना है कि ये तीनों के तीनों मॉड्यूली जो है ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है या नहीं। अब पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है, GCD का 1 आना ज़रूरी है। अब आपने देखना है 3 और 5 का GCD क्या है, 3 और 7 का GCD क्या है, और 5 और 7 का GCD क्या है। अगर पेयर वाइज सब के सब रिलेटिवली प्राइम है तो ये CRT से सॉल्वेबल है। तो अगर हम चेक करें 3 और 5 दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर के इन बिटवीन कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं आता, लिहाजा जो 3 और 5 का GCD होगा वो 1 होगा। इसी तरह 3 और 7 भी प्राइम नंबर्स हैं और 5 और 7 भी प्राइम नंबर्स हैं। सो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं मॉड्यूली में। सो इसका मतलब ये है कि दे ऑल आर रिलेटिवली प्राइम, मतलब इनका GCD बनाएगा। सो ये CRT से सॉल्वेबल है। फर्स्ट चेक तो ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, कैपिटल M को फाइंड आउट करना है। ये हमने बात की थी, कैपिटल M का तमाम मॉड्यूली का प्रोडक्ट होगा। अब इस तमाम मॉड्यूली के प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि कैपिटल M1 इंटू M2 इंटू M3, ये क्या है 3 इंटू 5 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 105, इसका रिजल्ट आ जाएगा 105। देन नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, टू फाइंड कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3। कैपिटल Mi जो है इक्वल होता है Mi इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल mi। कैपिटल M की वैल्यू हम देख चुके हैं, ये इक्वल है 3 इंटू 5 इंटू 7 यानी कि 105 के। ठीक है भाई, ये 105 के इक्वल है, या 3 इंटू 5 इंटू 7 आप लिख लें। अच्छा, इसको आप यूज़ करेंगे इस कैपिटल M की वैल्यू को, और स्मॉल कैपिटल Mi, M1, M2 एंड M3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो क्या होगा यहाँ पे, Mi कैपिटल M अपॉन स्मॉल mi। अच्छा, ये आपने क्या करना है, M अपॉन M1, फर्स्ट I की जगह 1 सब्सटीट्यूट करेंगे। अच्छा, 3 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 से कैंसिल होगा, 5 7 35। इसी तरह M2 आएगा, M2 क्या आएगा, 3 इंटू 7 आएगा। 3 इंटू 7 कैसे आया, चूँकि डिवीजन में M2 आएगा, यहाँ कैपिटल M2 है तो डिवीजन में स्मॉल M2 आएगा, और स्मॉल M2 की वैल्यू 5 है, तो 5 और 5 कैंसिल आउट हुआ, 3 7 21 आएगा। इसी तरह कैपिटल M3 फाइंड आउट करने के लिए नीचे डिवीजन में स्मॉल M3 आएगा, और स्मॉल M3 की वैल्यू 7 है। सो इस तरह 3 इंटू 5 इंटू 7 में 7 7 से कैंसिल आउट होगा, सो 3 5 15, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। सो इस तरह कैपिटल M1, M2 एंड M3 की वैल्यू आप फाइंड आउट करें। नाउ टू फाइंड Y1, Y2, Y3, ये एक इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है, ये आपको फाइंड आउट करना है। टू सॉल्व दिस, Y1 इज द सोल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस M1 Y1 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो M1। ये एक कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है, और आप जानते हैं जब कॉन्ग्रुएंट में रिमाइंडर 1 आ जाए तो ऐसी सूरत में ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स कहलाते हैं। तो आपने एक्चुअली इन्वर्स फाइंड आउट करना है। Y1 का मतलब आपने इस मॉड्यूलर कॉन्ग्रुएंट रिलेशन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, और इन्वर्स एक ऐसा नंबर होगा जो इस कॉन्ग्रुएंट रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा।
वो इन्वर्स आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर नंबर स्मॉल है, और अगर नंबर बिग नंबर है तो उसे हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम से सॉल्व कर सकते हैं। सो आप ये देख रहे हैं कि m1 की वैल्यू 35 y1 विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो 3। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई जिसमें m1 y1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो m1 आ गया, स्मॉल m1 आ गया। m1 कैपिटल m1 की वैल्यू 35 है, ये हमने फाइंड आउट किया है। y1 which is congruent to 1 modulo 3। to find the inverse modulo 3 फाइंड आउट करने के लिए इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। therefore 1 इक्वेशन 1 इज इक्विवेलेंट टू दिस। ये इक्विवेलेंट है इक्वेशन 1 के कॉन्ग्रुएंट इक्वेशन के रिलेशन के इक्विवेलेंट है। अच्छा, इक्विवेलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? इक्विवेलेंसी ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि हम 3 से 35 को डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। जब 3 से आप 35 को डिवाइड करेंगे तो 3 11 और 33 आ जाएगा, रिमाइंडर बचा 2। सो 2 के साथ y1 जब लिख देंगे तो इस तरह इक्वेशन कॉन्ग्रुएंट रिलेशन 1 एंड दिस रिलेशन आर कॉन्ग्रुएंट, ये इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट रिलेशन में ऐसा पॉसिबल है। सो 2y1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3, बाकी की चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं आया, ये इक्वेशन 2 हो गई। फॉर फाइंड सच y1 दैट सेटिस्फाइज इक्वेशन 2, ऐसे y1 को फाइंड आउट करना जो कि इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर दे। इसके लिए आपने क्या करना, y1 की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करना और देखना रिमाइंडर 1 कब आता है। जब आपने y1 की जगह 1 सब्सटीट्यूट किया, 2 1 2, 2 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। लेकिन जब आप y1 की जगह 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 2 4, 3 को जब आप 4 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इस तरह इसका मतलब ये है कि y1 जो है ये 2 के इक्वल है। सो वी कैन से दैट 2 into 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3। सो y1 की वैल्यू आ गई आपके पास 2। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड y2 के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। कैपिटल M2 y2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो स्मॉल m2। कैपिटल M2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके थे और इसकी वैल्यू जो आई थी वो 21 आई थी, जबकि स्मॉल m2 गिवन था प्रॉब्लम में और उसकी वैल्यू जो आई थी वो स्मॉल m2 की वैल्यू 5 थी। तो इस तरह आपके पास जो रिलेशन आएगा दैट इज 21 y2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 5। अच्छा, 21 y2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 5 इज इक्विवेलेंट टू y2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 5। ये रिलेशन इस रिलेशन के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि जब आप 5 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 से 20, रिमाइंडर बचेगा 1। तो इस 1 को जब हम y2 के साथ लिखेंगे, y2 टाइम्स 1, तो 1 ख़त्म हो जाएगा, तो y2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 5। तो इस तरह ये इक्विवेलेंट रिलेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे y2 की जगह कोई ऐसी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें जो कि आपको रिमाइंडर 1 प्रोवाइड करें। सो इफ यू प्लेस y2 इज इक्वल टू 1, अगर y2 की जगह 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट रिलेशन सेटिस्फाई कैसे होगा? y2 की जगह आपने 1 सब्सटीट्यूट किया, ये 1 इधर आएगा, 1 माइनस 1 0, और 0 डिवाइडेड बाई 5, चूँकि आप कॉन्ग्रुएंट रिलेशन जानते हैं, हम ये जानते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m इफ एंड ओनली इफ m डिवाइड्स a माइनस b। लाइक ए यहाँ पे y2 की वैल्यू 1 है, b यहाँ पे भी 1 है, 1 माइनस 1 0, और m डिवाइड्स 0, n डिवाइड्स यानी कि m में आप 5 है, 5 डिवाइड्स 0, इसका मतलब 0 डिवाइडेड बाई 5 ये इक्वल आता है 0 के। इंटीजर आ गया तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है, सॉल्यूशन पॉसिबल है ये। So, इस तरह वी कैन से दैट y2 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली फॉर y3 वी से दैट m3y3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7। ये थर्ड रिलेशन है, ये थर्ड इक्विवेलेंस रिलेशन है। m3 की वैल्यू, कैपिटल m3 की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 15, और 15 y3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7। नाउ 15 y3 is congruent to 1 modulo 7 is equivalent to y3 is congruent to 1 modulo 7। Why? Because जब आप 7 को 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, 7 2 14, 1 बच गया, तो उस 1 को यहाँ पे y3 के साथ लिख देंगे। सो y3 टाइम्स 1 y3 हो जाएगा, y3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7। तो इस तरह y3 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी।
क्योंकि y3 की जगह जब 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो अगेन ये कॉन्ग्रुएंट रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। सो डेट्स वाई जो मिनिमम केस में आ रहा है ये 1 आ रहा है। तो ये सारे के सारे इन्वर्सेस हैं। इन्वर्सेस इससे एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। यहाँ पे बनाया, इसके अलावा भी और इन्वर्स हो सकता है, जो कि मिसाल के तौर पे 8 भी अगर आप सब्सटीट्यूट करें तो 7 को 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बचेगा। सो इस तरह ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह भी हम देख सकते हैं इसको। तो इन्वर्स ज़रूरी नहीं है यूनिक हो, इन्वर्स कॉन्ग्रुएंट रिलेशन के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए y3 की वैल्यू 1 हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह y1 y2 y3 की वैल्यू आ गई। नाउ फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन x इज इक्वल टू समेशन ai mi yi। ai जो है ये कॉन्ग्रुएंट रिलेशन जो गिवन सिस्टम था आपके पास, उसमें तमाम के तमाम ai की वैल्यू गिवन होगी। कैपिटल mi हम निकाल चुके हैं और yi की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। अब इसको अगर समेशन को एक्सपेंड करें, सो दिस इज a1 m1 y1 a2 m2 y2 एंड a3 m3 y3। इनकी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करें। a1 की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, a1 a2 a3 ये सिस्टम में मौजूद है। सिस्टम में x के साथ जो पहला रिलेशन है 1, ये a1 की वैल्यू है। दूसरे रिलेशन में 2 जो है ये a2 की वैल्यू है। तीसरे रिलेशन में 3 जो है a3 की वैल्यू। सो a1 a2 a3 दे आर दी रिमाइंडर्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंसेस। अगर 4/4 का एक रिलेशन होता तो उसमें a4 होता, वो यहाँ पे कोई वैल्यू होती। सो a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है एंड a3 की वैल्यू 3 है यहाँ पे। सो इन वैल्यूज़ को हम a1 a2 a3 की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस तरह आप सब्स्टिट्यूशन के बाद वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। a1 1 आ गया। कैपिटल M1 आपके पास 35 आपने कैलकुलेट किया था और y1 की वैल्यू आप 2 सबसे पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। इसी तरह a2 2 है, कैपिटल M2 21 है, y2 जो है वो 1 आ गया। Similarly, A3, capital M3 and Y3. So, by multiplying and then adding all these values, we get x is equal to 157. x की वैल्यू आपके पास आ गई 157। एक तो डायरेक्टली ये हम कह सकते हैं 157, इसको हम कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m की फॉर्म में लिखेंगे। x इज कॉन्ग्रुएंट टू 157 मॉड्यूलो 105। मॉड्यूलो 105 कहाँ से आया? ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल स्मॉल मॉड्यूली है, क्योंकि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हमें ये कहता है कि जो सोल्यूशन आएगा वो मॉड्यूलो ऑफ द ऑल प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूली के इक्वल होगा। तो इसलिए इसको प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूली के इक्वल हम लिख रहे हैं। अच्छा, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई अगर करें तो 157 को अगर हम 105 से डिवाइड करें तो मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में 105 जब इससे डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 52 बचेगा। तो रिमाइंडर आपके पास 52 बचा। सो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 52 मॉड्यूलो 105, ये इसके इक्वल है। सो एट द एंड हम इसको कंक्लूड करेंगे। सो देयरफॉर 52 इज द यूनिक सोल्यूशन। 52 क्या हो जाएगा? यूनिक सोल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम मॉड्यूलो 105। दैट्स द जनरल सोल्यूशन। ये यूनिक सोल्यूशन आ गया 52 की फॉर्म में और इसका जनरल सोल्यूशन बन जाएगा x इज इक्वल टू 52 प्लस 105 टाइम्स t। t कोई भी इंटीजर होगा और इस इंटीजर की बेस पे जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ये आपको रिलेशन पता है। हम ये जानते हैं कि जब कोई कॉन्ग्रुएंट रिलेशन गिवन होता है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, अगर ये फॉर्म है तो इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू b प्लस m टाइम्स k, वेयर k इज एनी इंटीजर। सो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन से ये दोनों इक्वेलेंट हैं। इसको हम इस तरह और इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। सो एट द एंड जब हमारे पास ये रिलेशन आया है तो इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और ये कैसे किया? ये लाइक x इज इक्वल टू 52 प्लस 105 t। सो ये इस तरह एक जनरल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। सो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक वे है। वी कैन सी। सो ये दूसरी प्रॉब्लम है। लेट्स चेक हाउ टू सॉल्व दिस। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। ये लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस है। x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 5 मॉड्यूलो 3, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 4 एंड x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 5। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जो कि अभी हम लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं। इस लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो चेक करना है कि तमाम के तमाम मॉड्यूली पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। CRT को अप्लाई करने से पहले ये काम ज़रूर चेक करना है।
तो जब आप पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम चेक करेंगे तो सबसे पहले 3 और 4 की बात करेंगे। मॉड्यूली कौन कौन से हैं? M1 3 है, M2 4 है और M3 5 है। M1 और M2 को चेक करें। 3 और 4 का जो GCD आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि इनमें कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। 3 का डिवाइजर 1 और 3 है और 4 का डिवाइजर 1, 2 एंड 4। तो इस तरह कॉमन डिवाइजर बनाएगा, सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बना जाएगा। सो इस तरह GCD की वैल्यू बना जाएगी, और जब GCD बनो तो हम ये कहते हैं कि वो दोनों नंबर रिलेटिवली प्राइम है। सो 3 एंड 4 आर रिलेटिवली प्राइम। नाउ 3 एंड 5 को भी अगर देखें तो चूंकि 3 और 5 ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं, एंड प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज रिलेटिवली प्राइम। इसी तरह 4 और 5 की बात करें तो 4 और 5 में भी GCD बनाएगा, चूंकि इनका कॉमन डिवाइजर कोई भी नहीं है। सो एट दी एंड हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि दे ऑल मॉड्यूली आर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम। सो वी कैन अप्लाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। सो हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देन फर्स्ट स्टेप में आप कैपिटल एम फाइंड आउट करें। कैपिटल एम क्या होता है? तमाम मॉड्यूली का प्रोडक्ट होता है। मॉड्यूली क्या क्या है? 3 इंटू 4 इंटू 5, इनका प्रोडक्ट 60 के इक्वल आता है। उसके बाद कैपिटल M1, कैपिटल M2 एंड कैपिटल M3 फाइंड आउट करना है। कैपिटल M1 किसके इक्वल आएगा? कैपिटल M अपॉन स्मॉल m1 की। कैपिटल M क्या है? 3 इंटू 4 इंटू 5 यानी कि 60, और स्मॉल m1 आपके पास है 3। सो दीज ऑल डिवाइडेड बाई 3, 3 से कैंसिल आउट हुआ, 4 इंटू 5 रिमेनिंग बचा, 4 5 से 20, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह कैपिटल M2 की वैल्यू 3 इंटू 4 इंटू 5 आप यहाँ लिखेंगे, नीचे आपने 4 लिखना है स्मॉल M2 की वैल्यू। तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 आ जाएगा। सिमिलरली कैपिटल M3 की वैल्यू 3 इंटू 4 आ जाएगी। वाई? बिकॉज कैपिटल M3 की वैल्यू 3 इंटू 4 इंटू 5 आप लिखेंगे, और नीचे डिवीजन में M3 की वैल्यू 5 लिख देंगे। सो इस तरह 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 से कैंसिल होगा, 3 4 से 12। सो एट दी एंड आपके पास कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3 की वैल्यू आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपने y1, y2 और y3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए आपने कॉन्ग्रेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करवाना है। y1 के लिए कैपिटल M1 y1 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड्यूलो M1 हो जाएगा, ठीक है। और M1 की वैल्यू आपको पता है, कैपिटल M1, स्मॉल m1 भी पता है। y1 निकालना है। y1 एक्चुअली इनवर्स है, इनवर्स ऑफ दिस कॉन्ग्रेंस रिलेशन मॉड्यूलो M1 है। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है? इसको फाइंड आउट करने के लिए यू विल सी दैट uh, 20y1 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड्यूलो 3। 20 कैपिटल M1 की वैल्यू है और मॉड 3 स्मॉल m1 की वैल्यू। इस तरह ये जब आप देखेंगे, सो 20y1 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड्यूलो 3। अच्छा, ये इक्विवेलेंट होगा, ये रिलेशन इसके इक्विवेलेंट है। वाई? बिकॉज जब हम 20 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 6 18, रिमाइंडर बच गया 2। सो इस 20 की जगह हमने y1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 को मल्टीप्लाई करने से रिलेशन चेंज नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट रिलेशन है। लास्ट प्रॉब्लम में भी हम इस तरह देख चुके हैं। सो ये मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमने काम किया है ताकि काम आसानी से हो जाए। सो 2y1 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड्यूलो 3। नाउ हमें इस y1 की जगह एक ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जिसको 3 से डिवाइड करने पे रिजल्ट रिमाइंडर बनाए। सो अगर आप y1 की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। लेकिन जब आप y1 की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 टाइम्स 2 4, 4 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इस तरह ये रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। सो y1 की वैल्यू 2 आ गई। इसको हम यूं भी लिखते हैं, जब y1 की वैल्यू 2 आ गई, y1 इज कॉन्ग्रेंट टू 2 मॉड्यूलो 3। दिस इज द अनदर वे टू राइटिंग दिस y1 वैल्यूज। y1 इज कॉन्ग्रेंट टू 2 मॉड्यूलो 3, ठीक है। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप इसी फॉर्म में ही रखें। नेक्स्ट स्टेप में आपने y2 फाइंड आउट करना है। y2 के लिए कैपिटल M2 y2 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड्यूलो M2 की वैल्यू आप लेंगे और इनकी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे। 15 y2 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड्यूलो 4, ये इक्वेलेंट आएगा 3 y2 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड्यूलो 4। वाई? बिकॉज 15 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 15 3 12 हो जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 3 y2 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड्यूलो 4। नाउ इसको सॉल्व करना आसान है। y2 की वैल्यू 3 आ जाएगी बिकॉज 3 3 जा 9, और 9 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 1। सो इन दैट केस आप क्या करेंगे? आप सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। y2 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू 3।
सो y2 की वैल्यू आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं लाइक दिस। इसी तरह थर्ड रिलेशन को आप यूज करेंगे और थर्ड रिलेशन में कैपिटल M3 y3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो स्मॉल m3 ये आप ले लेंगे, ठीक है। देन इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट y3 इज इक्वल टू 3। ये सिंप्लीफाई करने का जिस तरह हमने ऊपर सॉल्व किया इस तरह ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इस तरह y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 3 एंड y3 की वैल्यू 3 आ जाएगी आपके पास। नाउ एट द एंड आपने क्या करना है, आपने इसका सॉल्यूशन लिखना है इस तरह, जो कि लास्ट प्रॉब्लम में भी हमने देखा था, और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के सिंप्लीफाई कर लेना है इस तरह। x की वैल्यू आपके पास 238 मॉड्यूलो 60 के ऊपर आ जाएगी। x की वैल्यू 238 आई, 238 मॉड्यूलो 60। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 238 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम 60 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर बचेगा वो एक्चुअली मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। So, इस तरह यू विल सी दैट x इज कॉन्ग्रुएंट टू 58 मॉड्यूलो 60। 60 को 238 से डिवाइड करें तो 58 आएगा। सो 58 इज द यूनिक सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम मॉड्यूलो 6। इसका जनरल सॉल्यूशन फिर बनाएंगे तो जनरल सॉल्यूशन 58 प्लस 60 टाइम्स t आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं t इज एन इंटीजर। ये चंद एक प्रॉब्लम्स है, इसे देखिएगा और इस सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल है। इसमें कह रहे हैं सॉल्व द सिस्टम यूजिंग CRT। सारे सिस्टम है, ये 2x2 के, ये 3 सिस्टम है, ये 4 कॉन्ग्रुएंट रिलेशन के सिस्टम। इसमें कह रहे हैं शो दैट द सिस्टम आर नॉट सॉल्वेबल। शो करना है कि सिस्टम सॉल्वेबल नहीं यूजिंग CRT। ये कैसे पता चलेगा, ये आप मॉड्यूली का GCD लें। अगर GCD पेयरवाइज रिलेटिवली प्राइम है तो आप कह दें सॉल्वेबल, और अगर रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो ये सॉल्वेबल नहीं। मिसाल के तौर पर 4 और 6 का GCD 1 नहीं आ रहा है, सो GCD जब 1 नहीं आ रहा है सो दे आर नॉट रिलेटिवली प्राइम, सो यू कैन से दैट दिस इज नॉट सॉल्वेबल। तो ये चेक करना है। सो इस तरह ये CRT आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा। दैट्स इट।